मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं अहलेबेद जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर सेकंड ईयर यानी 12वीं क्लास का तीसरा गद्य भाग सयानी बुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले इसके लेखक का परिचय। लेखक मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। मनु भंडारी 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में पैदा हुए। वे हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ये मनु भंडारी हिंदी कहानियों में प्रसिद्ध कहानीकार है। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। इनके मनु भंडारी के पिताजी का नाम है सुख संपत राय, इन्हों भी जाने माने लेखक हैं। मनु भंडारी ने नारी जीवन की समस्याओं को चित्रित करने, उनके मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज के यथार्थ को चित्रित करने में सफलता प्राप्त की है। मनु भंडारी क्या है, नारी जीवन में यानी लेडीज़ की ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उसे चित्रित करना, उसे सामने रखना, उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन करना, उसका विश्लेषण करना और युगिनी समाज का यानी अब के समाज का यथार्थ क्या है उसका चित्रण करना, ये सब में इन्हों सफलता प्राप्त किए हुए हैं। मनु भंडारी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं बिना दीवारों का घर, आपका बंटी, अपने पति राजेंद्र यादव प्रसिद्ध लेखक के साथ लिखा गया उसका उपन्यास 1 इंच मुस्कान हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। जो मनु भंडारी के लिखे हुए प्रसिद्ध रचनाएं हैं बिना दीवारों का घर, आपकी बंटी, ये दो हैं। इसके साथ इनके पति राजेंद्र यादव, इन्हें भी एक प्रसिद्ध लेखक है, उनके साथ मिलकर एक उपन्यास लिखे। वो उपन्यास का नाम है 1 इंच मुस्कान। ये भी साहित्य में विशेष स्थान पाया है। मनु भंडारी को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कार किया गया है। मनु भंडारी को क्या है, हिंदी अकादमी दिल्ली उसके द्वारा एक पुरस्कार मिला। अब पाठ का परिचय। सयानी बुआ एक ऐसी नारी की कहानी है जो हर काम को समय से करना पसंद करती है। यहाँ पे अपन पाठ ले रहे हैं सयानी बुआ। ये सयानी बुआ एक ऐसी महिला है, ऐसी एक नारी है ये कहानी में, जो हर काम टाइम पे करना पसंद करती हैं। वो काफ़ी कठोर व अनुशासित थी। वो एकदम कठोर थी और रूल्स एंड रेगुलेशंस अनुशासन करने वाली थी और परिवार के सभी लोग उससे डरते थे। इस तरीके से रहने से, कठोर रहने से, समय का पालन करने से, अनुशासन करने से, अनुशासन से रखने से वहाँ के घर के सब लोग डरते थे। लेकिन उसमें मानवीय संवेदना भी थी जिसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। ये कहानी में क्या है, मानवीय संवेदना क्या है, ये भी यहाँ पे मालूम किया गया है। अब पाठ में जाएंगे। सयानी बुआ। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है, यानी घर के पूरे परिवार के पर ये बुआ जी का जो व्यक्तित्व है ये सब हावी छाया हुआ है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनों हो, जो कायदे में बांधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही है। वहाँ की जो फैमिली है पूरा काम इस तरीके से चल रहा कि मिशनों के जैसा एकदम जो कायदे कानूनों के साथ कायदे बांधे हुए हैं, बिना रुकावट के अपना काम अपन कर रहे हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद
चाय दूध होता। 5 बजे पूरी फैमिली उठ जाना, फिर 1 घंटा गया कि मैदान में टहलना, उसके बाद चाय और दूध होना, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। उसके बाद जो अन्नू है उसको पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस के फाइलें आदि देखा करते हैं। इन्हों अन्नू पढ़ने बैठे हुए रहते हैं और क्योंकि उनके भाई साहब अखबार ऑफिस के अखबार और फाइलें लेके देखते रहते हैं। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। ठीक 9 बजे नहाना शुरू हो जाता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनना होता। कपड़े भी बुआ जी की मर्ज़ी से यहाँ पे पहने जाते थे। फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाना। कपड़े पहन लेना, नहाने के बाद बुआ जी जो कपड़े दिए वो कपड़े पहन लेना और फिर मेज़ के पर आना। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन से कायदे के साथ बैठना, खाना पीना, फिर चले जाना। यहाँ तक ये काम बुआ जी के जो कायदे कानून पे चलते हुए आता था। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था। जो सयानी बुआ है उनका नाम असली में सयानी था। उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उसका यह नाम रखा वो नामकरण विद्या का अवश्य परखी रहा होगा। क्या है, इनका नाम तो असली में सयानी था, लेकिन इनके सयानेपन को देख के सब जने सयानी बोल के पुकारने लगे। ये नाम जो भी रखें बहुत अच्छा सोच समझ के रखें। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंदी थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी। क्या है, बचपन से ये सयानी बुआ बचपन से पाबंदी थी उसके ने, और अपना सामान अपनी संभाल के रख लेती थी। और व्यस्त की जितनी ख्याल थी और जो व्यवस्था की जितनी ख्याल रखती थी उसे देख के चकित हो जाना पड़ता था। उसको देख के सब लोग चकित परेशान हो जाते थे। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी वो जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उसकी पकड़ में भी ना आए तब तक उससे काम लेती थी। सब लोग कहते थे कि उन्होंने एक अगर से पेंसिल खरीदी तो वो पेंसिल आखिरी में उसके हाथ के पकड़ तक नहीं आई जब तक उन्होंने वो पेंसिल से काम चलाती थी। क्या मजाल कि वो कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। पेंसिल को भी इतना मजाल नहीं था कि वो नोक टूट के गिर जाना, या नहीं तो बार बार नोक टूट जाना और जल्दी ख़त्म हो जाना। यानी उतनी एहतियात बरतते हुए ये पेंसिल का भी इस्तेमाल करती थी। जो रबर उन्होंने 4वीं कक्षा में ख़रीदी थी उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। जो उन्होंने रबर ख़रीदी थी वो 4th क्लास में थी वक्त ख़रीदी थी और 9वीं कक्षा में 9th क्लास में उसको ख़त्म करी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसके साथ साथ उसकी चतुराई यानी दिमाग का भी इस्तेमाल ज़्यादा होते गया। और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी को कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक मिल गई कि उसको अलग करके ये कल्पना करने की भी नहीं हो सकती। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे। हमारे पिताजी हमारी बुआ जी की एक एक बात एक एग्जाम्पल के वास्ते हमारे सामने रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ये बात सुन के हम ऐसा सोच लेते थे कि भगवान करे वे हमेशा ससुराल में रहो,
अगर से यहाँ आ गए तो हमारा अस्त व्यस्त जो हमारा चाल चलन है वो पूरा कहाँ जीना, हमारा जीना ही कहाँ हराम हो जाएगा, ये सब सोच लेते थे। ऐसे ही सयानी बुआ के पास जाके पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए, ऐसी बात ये बुआ जी के सामने जाके पढ़ना है, उनके पास रह के पढ़ने का है बोल के प्रस्ताव मेरे पास आ गया। तो मैं कल्पना, अगर से ये कल्पना आप सोचिए कि मुझ पर क्या बीती होगी, मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। जब मैं साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझा कर, डांट कर और प्यार दुलारे से मुझे राज़ी कर लिया। पर पिताजी मेरे पढ़ाई के वास्ते इतने सतर्क थे कि उन्होंने मुझे समझाए और डांटे और कुछ ना कुछ करके प्यार वो ये करके इनको राज़ी तो कर लिए। सच में राज़ी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। सच में तो उन्होंने मुझे समझा के करके राज़ी तो कर लिया, लेकिन क्या है उनकी ख्वाहिश पूरी कर लेने के लिए मुझे एक बाध्य बना दिया। ये काम करना है, इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ये पढ़ना है, इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, कह के छोड़ दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। और मैं भगवान का नाम जपते जपते गुहारते गुहारते यानी भगवान का नाम पढ़ते पढ़ते मैं घर से तो विदा हो गई और बुआ के पास पहुंच गई। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया। बुआ जी क्या है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रुद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वो प्यार कहाँ तिरोहित हो गया जो मैं जान ही ना पाई। पर बचपन से उनकी जो बातें सुन सुन के, उनकी जो कठोरता सुन सुन के, उनका जो गुस्सा रुद्र रूप जो है वो पूरा हम लोग सुन सुन के मैं ऐसे परेशान होती थी कि आज मैं ना जानी वो कैसी प्यार में डूब गई। हाँ, बुआ जी के पति जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छे कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। हाँ, यहाँ पे बुआ जी के पति जो है उन्हें सब जने भाई साहब बोलते थे। उन्होंने तो एक अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे स्वभाव के थे और अच्छे घर में वहाँ पे एक 5 साल की लड़की थी, उसका नाम है अन्नू। घर के इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना झांटना पड़ा, यह मेरे अंतर्यामी ही जानता है। घर के इस नीरस यंत्र चलित में जो घर के नीरस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के यंत्र चल यानी मिशनों के कार्यक्रम में अपने को फिट करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा, ये मेरा अंतर्यामी यानी मेरा दिल ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर, जो ये इनकी पुत्री है उसके पर मुझे तरस आता था। वो इसी नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। ये छोटी उम्र में ही उन्होंने एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर रह के प्रौढ़ हो गई। ना बच्चों का उल्लास, ना कोई चहचहाट, वहाँ पे बच्चों का खेलना कूदना, यहाँ पे बच्चों का उल्लास, खुशियाँ कुछ भी नहीं है। ये अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी, ये डर से उन्होंने घिरी हुई रहती थी। घर के इस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। ये घर के इस तरीके के माहौल में, वातावरण में मेरी भी हंसी खुशी मारी गई। ये बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे। ये बुआ जी की शादी हो के गृहस्थी जम के 15 साल हो गए, पर उनके घर का सारा सामान देख के लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। ऐसा लग रहा था वो पूरे चीज़ें अभी अभी कल परसों में खरीद के लेके आए। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज भी ज्यों के त्यों थे,
जो गृहस्थी घर संसार जमाते वक्त जो कांच के चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज भी ज्यों के त्यों हैं, जबकि रोज़ उसका उपयोग होता था। ये चीनी के बर्तनों का और कांच के बर्तनों का जब भी इस्तेमाल होता था, वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ़ करती थी। ये बुआ जी ये सारे बर्तन पूरा उन्हें खुद साफ़ करते थे। क्या मजाल कोई एक चीज़ भी तोड़ दें, किसी का भी मजाल नहीं है कौन सी भी एक चीज़ तोड़ने के लिए। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकर को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। एक बार उनके घर का नौकर एक सुराही फोड़ दिया था, उसके वास्ते वो नौकर को उन्होंने बहुत मारे थे। जो सयानी बुआ तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफ़रत थी, जो भी चीज़ें तोड़ फोड़ करते उससे तो उनको बहुत नफ़रत थी। ये बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। जो तोड़ फोड़ की बात है उनके तो बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था कि अपनी इस स्वच्छता का, उनको बहुत गर्व था कि मैं हर एक चीज़ अच्छी रखूँ। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। ये अक्सर भाई साहब से कहा करती थी। भाई साहब बोले तो सयानी के हस्बैंड से, कि यदि इन्हों ये घर में नहीं आती तो हमारे भाई साहब का क्या होता था, क्या हाल होता था। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हो जाते हैं। क्या है मेरे दिल में मन ही मन ये कहती थी कि और चाहे जो भी हाल होता हम सब मिट्टी के पुतले नहीं होके कम से कम इंसान तो अवश्य होते हैं। हम तो कम से कम मिट्टी के पुतले नहीं है, इंसान तो हुए। बुआ जी की अत्यधिक सत्कर्ता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार कराने में पूरा महीना बीत गया पर उसका बुखार ना उतरा। ये बुआ जी की अच्छी देखभाल के बाद, अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल के बाद और खाने पीने के इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी जो इनकी लड़की अन्नू है उनको बुखार आ गया। कितने की दवाएं वो ये खिलाएं, कितने के उपचार करें, है ना। उपचार मतलब दवाएं वो खिलाना, इलाज करना, फिर भी पूरा महीना गुजर गया लेकिन इसका बुखार नहीं उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। अब बुआ जी की परेशानी बढ़ते गई और ये अन्नू जो लड़की है उन्हें एकदम पीली पड़ते गई। उसे देख मुझे ऐसा लग रहा था उसके शरीर में, उसके जिस्म में बुखार के कीटाणु कुछ नहीं है, खाली ये बुआ जी का डर बैठा हुआ है। वो डर ही इसे दिने दिन खाता जा रहा है। वो उससे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही थी। उन्हें तो बुआ जी को कुछ नहीं बोल रही थी, दिने दिन हर रोज़ सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षा के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जाए। आखिरकार डॉक्टर ने पूरा परीक्षाएं करने के बाद यानी टेस्टें करने के बाद एक मशवरा दिए कि बच्ची को पहाड़ों पे लेके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। जो भी है उसकी मर्ज़ी से काम करने दो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछे तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। लेकिन सच में बोले तो बुआ से डर के न रहने की वजह से इसका मन ही कहाँ बचा। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी, जो लड़की के पिताजी के सामने यानी भाई साहब के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी। बुआ जी के रहते हुए संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती। बुआ जी के रहते हुए ये काम होना नामुमकिन है, क्योंकि अनजाने में इनकी ख्वाहिश अगर से पूरे करें और इसकी इच्छा चल ही नहीं सकती। जो बच्चे को जो डॉक्टर ने बोले उसकी ख्वाहिश के हिसाब से इसे लेके गए तो उसके सामने बुआ जी की मर्ज़ी चलेंगे लेकिन ये बच्चे की मर्ज़ी नहीं चलेंगे।
भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। भाई साहब क्या है, पूरी बात डॉक्टर के सामने बोल दिए। तो डॉक्टर तभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, माँ के साथ इनका रहना ठीक नहीं है। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर के राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकी, सो मन मारकर वहीं रही। डॉक्टर के कहने के बाद बुआ जी अनकानी नहीं करी और इसके विरुद्ध जा नहीं सकी और उन्होंने ये बात को मान के चली। आज के लिए यहाँ पे समाप्त।